अब हम हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स देखते हैं। हम ऑलरेडी 7 प्रिंसिपल्स देख चुके हैं। आगे के अब हम प्रिंसिपल देखते हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो है वो है रेम्यूनरेशन टू पर्सनल, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो हेनरी फेयोल का मानना है कि जो हम पारिश्रमिक दिया जाता है मैनेजमेंट द्वारा कर्मचारियों को, जो भी उनको वेतन दिया जाता है, जो मजदूरी उनको दी जाती है, वो कैसी होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए। उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। सब, अगर कोई भी 2 कर्मचारी एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो उन दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा डिवोशन से काम करेंगे और उनमें एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हमारे साथ कोई पार्शलिटी नहीं हो रही है, क्योंकि हम एक जैसा काम कर रहे हैं और हमको एक जैसा क्या हो रहा है, वेतन मिल रहा है। तो हेनरी फेयोल बोलते हैं कि वेतन में क्या होना, वेतन जो मिलता है, पारिश्रमिक जो मिलता है, उनको कैसा मिलना चाहिए, एकदम फेयर मिलना चाहिए, बिना किसी पार्शलिटी के। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है समता, इक्विटी। नाम से पता पड़ रहा है क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। अगर कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी जो है बॉस अपने सबॉर्डिनेट से अगर कोई बात करता है या कोई कार्य बताता है, कुछ भी करता है, तो उसका बात करने का तरीका एकदम कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, अच्छे से उसको बात करनी चाहिए सभी सबॉर्डिनेट के साथ। साथ में क्या होना चाहिए कि सभी सबॉर्डिनेट के साथ उसको समान रूप से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी से चिढ़ के बात कर रहा हो और किसी को बड़े प्यार से बात कर रहा हो। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, जो कि एम्प्लॉयर जो है या सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट को दे रहा है, वो ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। हर एक सबॉर्डिनेट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वो ईमानदारी जो होगी सबॉर्डिनेट में, जो वर्कर्स में जो ईमानदारी है, वो और बढ़ेगी और वो और अच्छे से जॉब को करेंगे। इसके बाद हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कर्मचारियों में क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। हेनरी फेयोल का ये मानना है कि अगर कर्मचारी जो है वो संस्था से घड़ी घड़ी निकाल दिए जाते हैं या घड़ी घड़ी वो निकल जाते हैं, उनमें कोई स्थायित्व नहीं रहता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो संस्था है उसकी वर्किंग जो है उसकी स्मूथली वर्किंग नहीं चल पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फेयोल का कहना ये है कि आप कर्मचारियों को अपॉइंट करते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट क्या होना चाहिए, इट शुड बी डन विथ प्रॉपर पॉलिसीज़ ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन आपने चयन करा, आपने उनकी भर्ती करी, ये सब क्या करना चाहिए, आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक बार आपने अगर उनको कर्मचारियों को चयन कर लिया, उनको अपॉइंट कर लिया है, तो उसके बाद उनकी जो जॉब है, उनकी नौकरी जो है वो कैसी होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे उनको घड़ी घड़ी सस्पेंड ना किया जाए, उन्हें घड़ी घड़ी जो है टर्मिनेट ना किया जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो टाइम हमने अपॉइंटमेंट में दिया है, जो एनर्जी ट्रेनिंग में लगाई एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में, वो सब क्या होगा, वेस्ट जाएगा। और घड़ी घड़ी उनको निकालने से क्या होगा, उनका भी जो है, जो वो काम से जुड़े हुए हैं, वो जो फ्लो है वो भी ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को आप सिलेक्ट कीजिए, पूरा प्रॉपर अपॉइंट कीजिए आफ्टर taking proper interviews and all the tests. But if you once selected an employee, then his job must be stable. इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रिंसिपल। तो क्या है इसके बाद, इनिशिएटिव, पहल। तो इनिशिएटिव का मतलब है कि आगे आके कुछ काम करने के लिए क्या करना, पहल करना, इनिशिएट करना, एक्शन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है फेयोल का कि कर्मचारी को इतना मोटिवेट कर देना चाहिए कि कर्मचारी खुद आगे होके आए और कार्य करने के लिए खुद आगे होके जो है मैनेजमेंट को बोले कि मुझे ये कार्य करना है या मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। उनके अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए, एक पहल होना चाहिए, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की। अब हम आगे के और प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट, सहयोग की भावना, एस्पिरिट द कॉर्प्स और स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। अब यहाँ फेयोल का ये कहना है कि मैनेजमेंट, प्रबंध एवं जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ हैं, उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, एक कॉपरेशन की क्या होनी चाहिए, सहयोग की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए।
तो यहाँ पे क्या होगा, जब सहयोग की भावना होगी आपस में, लोग जब सहयोग करेंगे एक दूसरे से, मैनेजमेंट जब वर्कर के साथ जो है पूरा कॉपरेशन करेगा और वर्कर जब मैनेजमेंट के साथ पूरा कॉपरेट करेंगे तो एक तरह एक एकता की भावना, एक यूनिटी की जो फीलिंग है वो उनमें जनरेट होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और जब ऐसी पोजीशन होती है जब पूरे वर्कर्स और मैनेजमेंट एक हो तो यहाँ जो कार्य होगा वो पूरी तरह से कुशलता से होगा। और ये जो है ये कब कैसे मुमकिन है, फ्यूल के हिसाब से ये मुमकिन है कम्युनिकेशन के थ्रू। जो संप्रेषण आप करते हो, जब आप प्रॉपर संप्रेषण करोगे, बहुत प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे और सहयोग की भावना और मोटिवेशन करोगे, आप अभिप्रेरित करोगे वर्कर्स को, तो इसमें क्या होगा, अपने आप जो है एक टीम की भावना जनरेट होगी, एक टीम स्पिरिट जनरेट होगा। तो यहाँ मैनेजर को भी क्या करना पड़ेगा, कई बार टीम स्पिरिट जनरेट करने के लिए टीम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि लीड तो करता है लेकिन साथ में क्या करता है, पार्टिसिपेट भी करता है। तो कोई भी कार्य है, अगर मैनेजर खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी तरह से अपना मन लगाते हैं, तो यहाँ वर्कर के बीच में भी और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी एक भावना आती है कि हम सब एक है। यूनिटी की भावना जैसे ही होती है वैसे ही कार्य और कुशलता से होने लग जाता है। इसके बाद है आपकी उचित व्यवस्था, ऑर्डर। तो फ्यूल का कहना ये है कि दैट देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एट द सेम टाइम एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स ओन प्लेस। इसका मतलब ये है कि फ्यूल ये चाहते हैं कि कोई भी संस्था अगर चाहती है कि वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करे तो उसके लिए उसका पहले जो है अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी संस्था में अरेंजमेंट किसका, लोगों का भी, जो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उन सब के जो पद है वो क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। किस पोस्ट पे कौन है और किसका क्या कार्य है ये तो स्पष्ट होना ही चाहिए। साथ में जो मशीन्स, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मशीन जो है सेकंड फ्लोर पे है और उससे काम करने वाले कर्मचारियों का ऑफिस क्या है, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर तो इसका यहाँ पे क्या हो, ना प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर कर्मचारी भी पहले फ्लोर पे हैं तो जिस मटेरियल को वो यूज़ करने वाला वो मटेरियल भी कहाँ हो, फर्स्ट फ्लोर पे ही हो। इस तरीके से समय बचेगा, कुशलता बनेगी, ठीक है। इनसे थकान भी उनकी कम होगी, वो और डिवोशन से कार्य करेंगे। तो ये फ्यूल का एक और सिद्धांत था। और इसके बाद हम देखेंगे एक सोपान श्रृंखला। तो सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन को आप अच्छे से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये क्या है, एक चेन है, चेन ऑफ द सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम टॉप टू द लोएस्ट रैंक इन द मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ क्या है, सबसे ऊपर जो टॉप पे है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट है। ऐसे जो है यहाँ पे जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे सबऑर्डिनेट जो है आते जाएंगे। तो ये जो है एक आपको लाइन बताइए, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी, मतलब कहाँ से कम्युनिकेशन जाता है और कैसे जो है अथॉरिटी डिवाइड की गई है। तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी यहाँ पे किसके पास है, ए के पास है। उसके बाद किसके पास है अथॉरिटी, बी के और पी के पास है। तो अथॉरिटी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, नीचे जाती जा रही है और जो कम्युनिकेशन है वो जाता है। अब इसमें क्या होता है, फ्यूल का जो पहले की ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि डी को कोई भी बात आर को कोई भी संदेश या कोई भी इन्फॉर्मेशन आर तक पहुंचानी है तो डी को पहले किससे मिलना पड़ेगा, बी से। डी को पहले सी से मिलना पड़ेगा, सॉरी, और सी के बाद उसको बी से मिलना पड़ेगा। बी फिर वो बात किस पे रखेगा, ए को देगा, ए फिर उसको पी पे पहुंचाएगा, पी से फिर वो कहाँ जाएगी, क्यू पर, और क्यू से आर तक। मतलब यहाँ पे डी आर से सीधे संपर्क नहीं कर सकता है क्योंकि डी सबऑर्डिनेट है, छोटा एक छोटे लेवल पे, लोअर लेवल जो है मैनेजमेंट के उस पे कार्य कर रहा है, तो वो सीधे क्या कर सकता है, बात नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले अपने सुपीरियर को बताना पड़ेगा। डी का सुपीरियर कौन है, सी, सी का सुपीरियर कौन है, बी, और बी का सुपीरियर ए। तो पहले उसको अपने सुपीरियर तक पहुँचानी पड़ेगी ये बात, फिर सुपीरियर उसको पास आउट करेगा नीचे। तो यहाँ पे डी जो है सीधे आर से संपर्क नहीं कर पा रहा है। और ऐसे केस में क्या होता है, कई बार कुछ सूचना ऐसी होती है, इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड इमीडिएटली, जिनको जल्दी से जल्दी भेजना ज़रूरी होता है, बहुत अर्जेंट होती है। तो ऐसे केस में
यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है और कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपायर हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। कई बार इन्फॉर्मेशन बीच में डिस्टॉर्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, सुनने में कई बार गलती हो गई, तो ऐसे में बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, या कोई भूल गया पास करना इन्फॉर्मेशन को आगे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट में खड़े हो जाते हैं इसके कारण। तो यहाँ फेवल का ये कहना है कि यहाँ पे पाथ ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे फेवल का कहना है कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कि हम डी को सीधे किससे मिलने दें, आर से मिलने दें। तो डी को ऊपर तक नहीं जाना पड़ेगा, डी सीधे इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो सीधे किससे मिल ले, आर से मिल ले। यहाँ पे पाथ ऑफ कम्युनिकेशन कैसा कर दिया, फेवल ने छोटा कर दिया। इस जो ये सीधा जो पाथ कर दिया उसने कम्युनिकेशन का, जो छोटा पाथ कर दिया उसको उसने क्या कहा है, उसने उसको गैंग प्लैंक कहा है। तो यहाँ फेवल क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को और तेज कर रहा है, फास्ट बना रहा है, प्लस जो इन्फॉर्मेशन है जो कि ओमिट हो जाती है, कई बार छूट जाती है, बताना भूल जाता है कोई, या चेंजेस हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन में, ये सारे जो प्रॉब्लम है ये भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये हमने हेनरी फेवल के सारे जो है प्रिंसिपल्स देखे। अब नेक्स्ट उसमें हम टेलर के प्रिंसिपल देखेंगे।